विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे प्लेटो। इमर्सन के कथन से मैं शुरुआत करती हूँ। प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। आज अपन प्लेटो के बारे में अधिकांश जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं डॉक्टर ममता पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयसिंहपुर। आज अपन प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है और आदर्शवाद के संस्थापक तो कहा ही जाता है, क्योंकि उनके दर्शन में अपन पढ़ते हैं तो क्या है से उनको मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि क्या होना चाहिए। उनका दर्शन समस्त इस पर आधारित है कि क्या होना चाहिए। चलिए अपन पढ़ते हैं उनके जन्म के बारे में। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल है, जीवन काल है। प्लेटो का जो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है, इसे राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में होता है और उनका वास्तविक नाम था एरिस्टोटेलिस। प्लेटो की उपाधि उन्हें सुकरात ने दी थी। सुकरात यूनानी राजनीतिक चिंतन के विचारक कहे जाएंगे और जो सुकरात उनके गुरु थे प्लेटो के। और प्लेटो के यदि शिष्य कहलाया जाए तो अरस्तु। तो आप समझिए, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो सुकरात प्लेटो के गुरु हैं और अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य हैं। ये त्रयी सिद्धांत कहलाता है। अब हमको आगे देखना है कि 427 ईसा पूर्व से 347 लगभग 80 वर्ष का जीवन ये गुजारते हैं अपना, और इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। द रिपब्लिक इनकी सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इसमें अपन ये देखते हैं कि और द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज, 3 इनकी किताबें हैं जो आदर्श राज्य की बजाय ये व्यवहारिक राज्य की जो व्याख्या करते हैं। और प्लेटो ने अपनी जो किताब प्लेटो में सुकरात में दिए गए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुकरात को विष का प्याला दिया गया था, क्योंकि उन्होंने यूनान की तत्कालीन व्यवस्था और राजा की वास्तविकता को बताया था, जो राजा बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तो उन्होंने उनको एक जैसे घंटाघर जिसको कहते हैं, तो यूनान के घंटाघर में उन्हें समस्त नागरिकों के सामने विष का प्याला दिया गया था और दर्शक के रूप में प्लेटो भी वो दृश्य देख रहे थे। प्लेटो ने अपनी यह घटना प्लेटो में लिखा है इसका, और उसमें उन्होंने विष के दौरान जो वार्तालाप है वो उन्होंने इसका उल्लेख किया है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है। ये है 5040। और अपन देखते हैं कि प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है दार्शनिक है, निगमनात्मक है। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र में नैतिकता को प्रमुख स्थान दिया है। निगमन पद्धति का मतलब है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और आगमन का मतलब है विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन पद्धति विशिष्ट, सामान्य और निष्कर्ष इसमें निकाले जाते हैं। यदि अपन स्टेट्समैन को देखें तो ये उनकी सर्वोत्तम संभावित राज्य का इसमें वो उल्लेख करते हैं, और जो लॉस है उसमें वो अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली की स्थापना की वो बात करते हैं। और संपादक जो प्लेटो का स्टेट्समैन है वो विधि के शासन की बात करते हैं। और प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर में 2 नगर राज्य थे, एक अमीर और एक गरीबी का राज्य था। और प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो उनकी हैं, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसको आप जरूर याद कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूरे ऑब्जेक्टिव इस तरह बनते हैं। तो प्लेटो की जो रचनाएं हैं, रचनाओं की जो शैली थी वो संवाद शैली थी। अब उन्होंने संवाद शैली में मतलब कई पात्रों के माध्यम से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने तत्कालीन व्यवस्था को बताने का प्रयास किया है। तो द रिपब्लिक, द लॉज, और इनके बाद ये जो इनका टाइम है स्टेट्समैन, और ये इनकी अपोलॉजी है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक हैं, और उन्होंने क्या है की जगह क्या होना चाहिए पर उन्होंने अपने विचार रखे थे। प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति यदि अपन देखते हैं बच्चों, तो जो प्लेटो की अध्ययन पद्धति है द्वंद्वात्मक पद्धति, मतलब कार्ल मार्क्स से मिलती हुई पद्धति है, विश्लेषणात्मक पद्धति। और ये जो निगमन, ये देखिए आगमन और निगमन पद्धति है, वही उन्होंने इसका प्रयोग किया। और एक बहुत खास बात थी, प्लेटो की एकेडमी में लिखा था कि गणित का जिसे ज्ञान नहीं है वो प्लेटो के एकेडमी में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक। और प्लेटो मैंने आपको पहले बताया सुकरात के वो शिष्य थे। सुकरात के इस विचार का उनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा कि सद्गुण ही ज्ञान है।
उन्होंने उनका समस्त जो दर्शन है इसी पर आधारित है। प्लेटो के जो आइडियाज हैं वो समूचे संसार को मूल तत्व मानते हैं और वो कहते हैं भौतिक दुनिया विचारों की छात्र माया है, इसीलिए यथार्थ विश्व में की ये जो परछाई है। उनके अनुसार विश्व के दो प्रकार हैं, एक विचारों की दुनिया और एक वास्तविक भौतिक जो दुनिया है वो है। तत्कालीन जो यूनानी युग में जो सत्य के दो प्रकार प्रचलित थे, मतलब प्लेटो से पहले एक हेरिस्टोटेलिस थे, उनका कहना था कि यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। और दूसरा पैरामेडिस का था कि सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। प्लेटो ने इन दोनों विचारों के बीच, मतलब उन्होंने न इस विचारधारा को अपनाया न उन्होंने बीच का सामंजस्य स्थापित किया और उन्होंने कहा सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। प्लेटो के चिंतन का जो मूल उद्देश्य अपन देखते हैं बच्चों, तो आदर्श राज्य का निर्माण करना था, न कि तत्कालीन, मतलब एथेंस और स्पार्टा उस तत्कालीन में जिसमें सुकरात को विष का प्याला दिया गया था, वो उस पर वो विश्वास नहीं करते। उनका कहना था हम एक नवीन राज्य की बात हम करेंगे। प्लेटो के अनुसार विचार होते हैं और विचार चीजों के सार होते हैं, वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। प्लेटो के संबंध में कहा जाता है कि प्लेटो ग्रीक युगीन विचारक था। विद्यार्थी ये जो अब अपन पढ़ रहे हैं कि प्लेटो के अनुसार आत्मा क्या है और प्लेटो के अनुसार आत्मा के गुण क्या हैं। आत्मा के 3 प्रकार के गुण हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा क्योंकि इसी आधार पर प्लेटो के अनुसार राज्य का विभाजन होगा, ये राज्य के आवश्यक तत्व कहलाएंगे। तो इसमें अपन देखते हैं विवेक की प्रधानता किसमें रहेगी, वो शासक बनेगा, वो दार्शनिक राजा कहलाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि साहस की प्रधानता, जिसमें साहस की प्रधानता होगा वो सैनिक वर्ग में जाएगा, और जिसमें तृष्णा की प्रधानता होगी, जो दैनिक जीवन की चीज़ें उत्पन्न करेगा, वो उत्पादक वर्ग कहलाएगा। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, मतलब राज्य में व्यक्ति का अस्तित्व सबसे पहले है। प्लेटो राज्य या समाज में कोई अंतर नहीं करता, वह इसे तीनों वर्गों का समूह मानता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना होगा, यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। देखिए इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, शासक, सैनिक और उत्पादक, यही प्लेटो के अनुसार ये इनका न्याय सिद्धांत है। इन व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार काम करना पड़ेगा। और जब अपन आगे चल के प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत देखेंगे तो उसमें कहना है उसका जो प्राथमिक शिक्षा से आगे नहीं पढ़ पाएगा उसे वो तुरंत उत्पादक वर्ग में ले आएगा, और जो आगे पढ़ाई करेगा प्रारंभिक शिक्षा से, वो यदि वो माध्यमिक शिक्षा की ओर जाता है तो उसे साहस की प्रधानता है तो वो सैनिक बन जाएगा, और जो शिक्षा के मतलब जो सोपान उनको पार करता जाएगा तो वो शासक बनेगा, और दार्शनिकता की उसमें भावना आएगी तो वो विवेक की उसमें प्रधानता होगी। ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, ठीक है। मतलब अपने आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, इसे आप ध्यान से समझिए, ठीक है। और फिर प्लेटो का ये कहना है कि शिक्षा की व्यवस्था प्लेटो का सबसे बड़ा काम था। पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को वो एक कला मानता है। राजा को सामाजिकता से दूर, राजा का गुण बता रहा है कि राजा को क्या करना चाहिए। राजा को सामाजिकता से दूर रहना पड़ेगा, उसको सांसारिक जगत जो है उससे वो दूर रहेगा, तभी वह साम्यवाद की स्थापना कर पाएगा। तो शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा वह न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना करता है। मतलब पहले वो राज्य की स्थापना ऐसे करेगा, साहस, सैनिक और दार्शनिक वर्ग है, उसके बाद वो, और उसने एक बहुत बड़ी बात करी है, कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए जब वो प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता तो वो उत्पादक वर्ग में चला गया, उससे थोड़ी उच्च शिक्षा कर पाता है तो सैनिक में चला गया, मगर यदि वो सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वो दार्शनिकता की श्रेणी में आ जाता है, और उस पर वो एक्सपेरिमेंट भी करता है, उससे वो शासक वर्ग में शामिल करता है। इसलिए इस बात को बड़े ध्यान से समझिए कि कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता, ठीक है। अब अपन देखते हैं प्लेटो के अनुसार राज्य का विचार, राज्य की प्रकृति क्या है। प्लेटो द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है, और उसके अनुसार राज्य का निर्माण, ये बहुत फेमस कोटेशन है, राज्य का निर्माण कोई ओक के वृक्ष से नहीं होता, व्यक्तियों के मतलब ये जो
आपका जो बरगद का पेड़ है उससे राज्य का निर्माण नहीं होता, वृक्ष जो उसका निर्माण हो रहा है व्यक्तियों के चरित्र से। और वो यहाँ पहले ही कह रहा है कि वो राज्य से ही व्यक्ति बन रहा है, तो उसने व्यक्ति के चरित्र को उसने बहुत महत्व दिया है। राज्य की प्रकृति आंगिक एकता, जैविक और सावयवी है, जैसा कि आपने अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा सावयव का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का, उस पर यहाँ ये बोल रहे हैं। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी है और रिपब्लिक जो उसकी किताब है उसने संवाद शैली को अपनाया और उसके प्रधान पात्र क्या हैं, पॉलीमार्क्स, एडिमेंट्स और ग्लूकोन। तो ये बेटा प्रश्न जरूर आता है, आप आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यदि देंगे तो पूछता है रिपब्लिक की शैली क्या थी, रिपब्लिक के प्रमुख पात्र क्या कौन कौन से थे, तो आपको ये देखना है पॉलीमार्क्स, एडिमेंट्स और ग्लूकोन। ठीक, अब अपन को देखना है राज्य की उत्पत्ति। राज्य एक वो मानता है प्राकृतिक संस्था है, यह विकास का परिणाम है, स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक है। प्लेटो के राज्य में वो विधि और दंड को कोई स्थान नहीं देता, पहला वो ऐसा करते हैं, मगर जब जैसे जैसे वो जीवन अपना जीते हैं और जो राजनीतिक व्यवस्था में आते हैं तो द लॉज नामक पुस्तक लिखते हैं, उसमें वो विधि को अनिवार्य मानते हैं। प्लेटो का अपन न्याय सिद्धांत देखें तो ये प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय। कैसा हक दिलाना पड़ेगा, सैनिक और शासक, इन तीन वर्गों में अपन को यहाँ बांटना है। उनके अनुसार प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का ही गुण और आत्मा के गुण ये तीन आधार बताए गए हैं। ठीक है, फिर से आप देखिए कि जो प्लेटो की जो संवाद शैली है वो रिपब्लिक में उन्होंने लिखते हुए कहा है कि उन्होंने यही, और उनका जो न्याय सिद्धांत क्या है, सोफिस्ट विचारकों का मतलब इससे पहले जब प्लेटो से पहले जो था उनके अनुसार ये था सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। मगर प्लेटो ने बाद में इसका खंडन किया था, कहा था मान लीजिए हमने किसी से कोई सी चीज़ ली, मान लीजिए हमने किसी से कुल्हाड़ी ली, कोई हथियार लिया, अब हमें उसको देना चाहिए, परंतु अब उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उसका वो दे सकें। अब हमें ऋण तो चुकाना है, परंतु यदि हम कुल्हाड़ी उसको देते हैं तो वो अपने को ही आत्मघात पहुंचा सकते हैं। इसीलिए प्लेटो ने ऐसे न्याय का खंडन किया था और कहा ऐसी स्थिति में उसको ऋण उसका न चुकाना ही न्याय है, नहीं तो वो अपने के ऊपर आत्मघाती हमला कर सकता है। इसीलिए उसने इस विचार का खंडन किया था। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत बताना चाहूँगी, कैसे पहुँचे। ठीक बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रश्न आएगा प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। न्याय सिद्धांत जरूरी था, राज्य की मैंने स्थापना बता दी। अब अपन देखते हैं शिक्षा सिद्धांत, क्योंकि प्लेटो ने लिखा था जो गणित का ज्ञान नहीं रखता है वो उसके एकेडमी में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए प्लेटो ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। अपन ये देखते हैं कि जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है, प्रश्न मान लीजिए ऐसा आएगा कि द रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसी आधार पे मतलब ये लिखा गया शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यदि ये परीक्षा में आता है मतलब आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में लिखना है। शिक्षा का जो प्लेटो का जो चरण है वो ये बताता है प्राथमिक शिक्षा आपको मिलेगी 10 से 20 वर्ष। ठीक, अब जब आप 10 से 20 वर्ष की शिक्षा ले रहे हैं और इसमें आपका संगीत और व्यायाम साथ में आपको पढ़ना होगा, ये आपके विषय वस्तु होंगे। देखिए बच्चों, अब जो नई शिक्षा नीति भारत की आप यदि पढ़ेंगे तो अब आप उसमें देखेंगे कुछ इसमें प्लेटो के शिक्षाकालीन व्यवस्था अपन को देखने को मिल रही है। 10 से 20 वर्ष तक शिक्षा हो रही है, उसमें संगीत और व्यायाम है। पर यदि कोई इसको नहीं पढ़ पा रहा है, प्रारंभिक शिक्षा वो नहीं कर पा रहा है, वो उत्पादक वर्ग में चला जाएगा, वो किसान बनेगा, मोची बनेगा, धोबी बनेगा, बढ़ई बनेगा, क्योंकि वो शिक्षा उसने प्रारंभिक शिक्षा अपनी छोड़ दी। ठीक, मगर संगीत और व्यायाम की शिक्षा वो कर रहा है। प्रथम शिक्षा 10 वर्ष से 20 वर्ष चल रही है। द्वितीय जो चरण चल रहा है 20 से 30 वर्ष। 20 से 30 वर्ष में क्या पढ़ना है, गणित, ज्योतिष और ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी। और यदि कोई इस वर्ग को पास कर लेता है तो वो सैनिक वर्ग में जा रहा है। और तृतीय चरण जो चल रहा है 30 से 35 वर्ष। 30 से 35 वर्ष में जो व्यक्ति पढ़ता चला जाएगा, समाज का जो पढ़ता चला जाएगा, उसे दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। और जो प्लेटो का अपन ने न्याय सिद्धांत में देखा था, दार्शनिक जो होगा वही राजा बन रहा है। तो इसलिए अपन ने देखा इस प्लेटो की शिक्षा के 3 चरण हैं।
प्राथमिक शिक्षा, द्वितीय चरण है और फिर तृतीय चरण। एक 10 से 20 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 30 से 35 वर्ष। यहाँ पर उसको दार्शनिक राजा मिल जाएगा। मतलब प्लेटो के अनुसार यदि देखा जाए, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, क्या है कर नहीं उसने जोड़ दिया, क्या होना चाहिए उसने इस पर जोड़ दिया। इसलिए उसने दार्शनिक राजा को कहा। दार्शनिक राजा मतलब जब तक जिएगा अनवरत वो शिक्षा ग्रहण करता ही रहेगा। अब कार्य का आप विभाजन देखिए, कैसे कार्य का विभाजन समाज में होगा। जो शिक्षा के प्रथम चरण में असफल होगा उसे उत्पादक वर्ग में शामिल कर लिया जाएगा। अब कैसे शामिल होगा, मैंने आपको बताया था 3 वर्ग हैं, दार्शनिक, उत्पादक और सैनिक वर्ग। तो जो प्रथम चरण शिक्षा का प्राप्त नहीं कर पा रहा है, असफल हो रहा है 10 से 20 वर्ष वाले में, तो उसे उत्पादक वर्ग में वो चला जाएगा। द्वितीय शिक्षा के चरण में यदि वो असफल हो रहा है उसे सैनिक वर्ग में चला जाएगा। और तृतीय जो शिक्षा के जो सभी चरण पास करता है वो दार्शनिक राजा कहलाएगा। और 35 वर्षों के बाद 15 वर्ष वो और पढ़ेगा, तब वो दार्शनिक राजा बनता है। तो इसका मतलब शिक्षा के सभी कार्यों का विभाजन होगा और ये ऐसे में समाज में विशेषज्ञ होंगे और समूचे का राज्य का समाज का भला होगा। प्लेटो के अनुसार राज्य में एक इस तरह का मतलब उसने प्लेटो की जो राज्य व्यवस्था को एक विश्वविद्यालय कहा गया है। ठीक, इससे आपको समझ में आएगा कि प्लेटो की न्याय व्यवस्था क्या है। ठीक, तो यही मतलब आपने यदि प्लेटो का न्याय सिद्धांत समझ लिया, दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, यदि आपने ये समझ लिया तो आपको शिक्षा के चरण समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यही जो चरण एक छोड़ दे रहा है उत्पादक में जा रहा है, जो बीच का चरण छोड़ दे रहा है वो सैनिक में जा रहा है, और जो 20 से 30 की शिक्षा ग्रहण करता है 15 वर्ष को और पढ़ता है और उसके बाद उसे दार्शनिक राजा की शिक्षा एकेडमी में दी जाती है, तो वो दार्शनिक राजा बनता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए पर्याप्त है कि राज्य की स्थापना कैसे होती है, राज्य कैसे बनता है, और दूसरा अपन ने ये देखा कि शिक्षा, प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत क्या है। बच्चों, थोड़ा सा टॉपिक आपको ऐसा लग रहा होगा कि कठिन है, मगर कोशिश करिए इसे समझने की। आपको ये कैसा लगा आज की क्लास वीडियो, आप बताइए बच्चों। जिसने सब्सक्राइब ना किया उसे सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हो सकें, क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी क्लास वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद।